हेलो स्टूडेंट, तो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए हम ये वीडियो आप सभी के लिए ला चुके हैं, जिसमें हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अगर आप सभी ने हमारी इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिखाए तो बिल्कुल हम आपका इस पार्ट 2 भी जरूर लेकर आएंगे। हम क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 11th केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कराने के प्रॉमिस कराया है, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण नियम को हम बता रहे थे। परिभाषा तो करा दिए हैं, ये आप जानते हैं, 2-3 वीडियो में पूरी परिभाषा आपकी किताब का हमने कंप्लीट करा दी है। फिर अब हम आपको बता रहे हैं पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण नियम। तो ये पार्ट 1 में, कल ही हमने ये पार्ट 1 में करा दिया है ये 10 इंपॉर्टेंट नियम को। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, मैंने दे दिया है, महत्वपूर्ण नियम पार्ट 1 के नाम से। तो जाइए उस पर क्लिक करके वो भी देखिएगा, अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के पश्चात, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में ये हम 10 महत्वपूर्ण नियम को जो हमने प्रॉमिस किया था उसको हम देखने वाले हैं। तो 11 नंबर से चार्ल्स के नियम से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा तेज भी नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा धीमा भी नहीं चलेंगे, उतना चलेंगे जितने में आपको समझ में आ जाए, और उतना ही पढ़ेंगे जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जितना आपको लिखने की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं क्लास 11th की स्टूडेंट? चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात मैं कहूंगा कि आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं इतना ये कहूंगा, कहने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम कह देते हैं कि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए वीडियो लाने के लिए। समझ गए होंगे ना? थैंक यू सो मच, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए हैं। यही एक अच्छे स्टूडेंट का यही कर्तव्य होता है ये और मैं ये भी कहूंगा यही एक अच्छा गुण है, जो ये ना जानिए कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया या वीडियो को लाइक कर दिए तो सिर्फ आप जान रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो ठीक है ना, भगवान देख रहे हैं कि क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप बुरा काम कर रहे हैं, तो उनके नजर में कोई भी नहीं बच सकते। तो इसलिए भलाई कर भला होगा, ये आपने सुना भी होगा। तो भलाई कर भला होगा, तो वही बात है, अच्छा करो आपके साथ भी अच्छा होगा। इतनी बात की प्रॉमिस मैं खुद आपसे कर सकता हूं, आज नहीं तो कल होगा। याद रखेंगे, जरूरी ये भी नहीं दोस्त कि आज आप अच्छा करें तो आज ही आपके साथ अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है, बट अच्छा होगा इसकी गारंटी मैं पूरी तरीके से दे सकता हूं, क्योंकि कर्म फल भोगना पड़ता है दोस्त। तो ये चीजें हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा। चलिए कोई नहीं जी, हम मोस्टली यहाँ पे आप सभी को क्लास 11th का एक अच्छे तरीके से तैयारी कराने आए हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे सर क्या ही बात कर रहे हैं, तैयारी कराइए, फटाफट तैयारी करा दीजिए। बिल्कुल दोस्त, हम उसी लिए कराते हैं, ज़्यादा हम बकवास करते भी नहीं है। बकवास नहीं, कुछ अच्छी बातें हैं वो हमने आपको बता दिया। चलिए कोई नहीं, आते हैं, नहीं तो शायद आप कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो गुस्सा नहीं होना है दोस्त, एक एक करके हम देखेंगे। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि बायल्स का नियम क्या है। बहुत बार पूछा गया है, ये आप भी जानते होंगे, वीवीआई टॉपिक है। बायल्स का नियम बहुत बार पूछा जाता है। तो बायल्स का नियम क्या है, तो ध्यान से अगर आप समझे तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी मात्रा के गैस के लिए दाब, किसी निश्चित मात्रा के गैस का जो दाब होता है, गैस के लिए जो दाब होता है, दाब को पी से दर्शाते हैं। तो गैस के लिए जो दाब होता है ना, वो आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गैस के लिए जो दाब होता है वो आयतन जो होता है ना, आयतन उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये हमने यहां पर आपको बता दिए, यही चीजें हैं जी। मतलब अगर हम सिंपल सा कहें ना, तो बायल्स के नियम के अनुसार हमें ये बात बताया गया कि किसी भी गैस का आयतन जो होता है, किसी गैस के लिए जो दाब होता है ना, वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं? हमने क्या बताया, बायल्स के नियम के अनुसार नियत ताप पर, नियत मतलब क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब जो होता है, किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? तो यही आप बोल देंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये लिख दीजिए, या मैं जो बोल रहा हूं वो भी लिखेंगे, 100% सही होगा, इसकी गारंटी मैं खुद दे रहा हूं। आप क्या कहेंगे, बायल्स के नियम के अनुसार
किसी गैस का वाष्प मतलब किसी गैस का दाब उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे ना, अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी और चीजें हमें जानना है। ये 1/v हो जाएगा, यही ना लिखे थे जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि अगर ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे k नियतांक आता है, तो k × 1/v हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं करूँ इसको तो ये देखिए, ये k इसमें गुणा हो जाएगा तो p = क्या हो जाएगा, अगर आप समझे तो ये p = क्या हो जाएगा, k/v हो जाएगा। ये भी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो यहां से हम कह सकते हैं p × v हो जाएगा = k हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो यहां से हमारा ये k क्या है, जहां पर ये हमारा ये तो हमारा मिल गया, ये तो हमारा मिल गया। जहां पर ये जो k है ना, जहां पर ये k है, k क्या है, नियत है। k क्या है, नियत है या नियतांक हम कह सकते हैं। k क्या है जी, कांस्टेंट है, नियत है या स्थिर है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नियतांक भी हम कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये k का बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे p क्या है, तो दाब है, गैस का दाब है। और v क्या है, आयतन है, गैसों का आयतन। ठीक है, आशा करता हूं समझ के होंगे। अच्छा, इस नियम, ये जो नियम हमें ये बताया गया था, इस नियम का आपने अर्थ समझा कि इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये था ना कि अगर आपने कोई भी गैस का आयतन का मान बढ़ाएंगे ना, आयतन का मान, तो जो दाब है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी भी गैस का अगर आपने दाब बढ़ाया, दाब को बढ़ाते हैं तो आयतन अपने आप ही घट जाता है। इस नियम में हमें बताने का कुल मकसद यही है। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। इतने लिखने के बाद ये 4 लाइन आप लिख लेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी सीमाएं हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो आप क्या लिखेंगे जी, सीमाएं में सबसे पहली बात, यह नियम, सीमाएं मतलब होता है लिमिटेशन, इसकी कहां तक सीमा है, कहां तक लिमिट है कि यहां तक ये नियम काम करेगा। तो ये कह रहा है कि यह नियम केवल कम दाब और अधिक ताप पर सही रहता है। मतलब ये नियम तभी काम करेगा जब कोई भी गैस है तो वो गैस कम दाब हो, गैस का दाब कम हो और अधिक टेम्परेचर हो, तभी जाकर। दूसरी बात, यह नियम तब काम करता है जब मतलब वास्तविक गैस अधिक दाब पर इस नियम का पालन नहीं करता है। जो वास्तविक गैस अगर अधिक दाब होगा ना, वास्तविक गैस का अगर अधिक दाब होगा, जब दाब अधिक होगा तो यह नियम काम नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या बात है दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, मैं दिल से कहूँ ना तो आप जैसे स्टूडेंटों को पढ़ाने में हमें भी बहुत मजा आता है। और मजा इसलिए आता है कि आप सभी, मतलब सच में दिल से मैं कहूँ ना तो आप सभी मेहनत करते हैं, तो मुझे भी खुशी होता है कि चलिए हम उन स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो मेहनती हैं जी। अब मेहनत कब लगता है, जैसे आपने कल की जो वीडियो हमने अपलोड किया था, इसी का पार्ट 1, तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया। इसके लिए मैं फिर से दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना, जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे बहुत सुकून होता है, खुशी मिलती है। तो इसीलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब बहुत सारे स्टूडेंटों ने किया है, तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया आप सभी से कहना चाहूँगा, कहूँगा भी। देखिए, किसी किसी बुक में चार्ल्स को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से लिखा गया है, आधा लॉ लिखा गया है चार्ल्स। तो वैसे आप कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो चार्ल्स का नियम क्या है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार नियत दाब पर, यहां पे अगर समझे आप तो क्या कह रहा है, नियत दाब, नियत मतलब स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि ताप जो है ना, ताप है मतलब जो T है वो नियत हो, नियत मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्थिर हो। जैसे 50 डिग्री है तो 50 डिग्री ही सेल्सियस हो, समझ रहे हैं ना। तो यदि किसी भी गैस का ताप यदि नियत हो तो उस गैस का जो आयतन होता है ना, वो उसके तापमान के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो ये बात हमें इसमें यही बात बताया गया। जहां ये क्या है, आयतन है,
और ये T क्या है, ये हमारा परम ताप है, ठीक है ना। तो किसी भी गैस का यदि तापमान, मतलब इस नियम के अनुसार यदि ताप नियत हो, ठीक है ना, या नियत ताप पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आएगा तो यहाँ पे एक नियतांक k हो जाएगा, और इंटू टी है तो t हो गया। यहाँ पे ये हमारा k है और यहाँ पे t है, t इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो यहाँ से अगर t आकर इधर भाग करा दिया तो v बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये हमारा अंततः ये फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे ये k क्या है, k है नियत, ये k क्या है, नियत है, स्टेबिलिटी है, स्थिरांक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको नियत या नियतांक भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और बात बताना यहाँ पे चाहूंगा कि यदि दो अवस्था हो, तब यदि दो अवस्था हो, मतलब यदि दो गैस हो, किसी एक गैस के लिए अगर निकालना हो इस नियम के अनुसार और किसी दूसरे गैस के लिए, तो मैं बता दूं कि अगर दो अवस्था हो तो वहां पर V1/T1 एक गैस के लिए आयतन और एक गैस के लिए आयतन और ताप का अनुपात है, और दूसरे गैस का जो आयतन V2/T2, तो दूसरे गैस का आयतन और ताप के अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, मतलब एक गैस का आयतन और परम ताप का जो अनुपात होता है वो दूसरे गैस के आयतन और परम ताप के अनुपात के बराबर होता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको याद रखना है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। क्या बात है, आगे बढ़े ना, थकना नहीं है दोस्त। अब मैं ये भी बात बता दूं, इंटरटेनमेंट में करने भी नहीं आया हूं और ना ही मुझे करने आता है। तो इंटरटेनमेंट क्या किया जाए दोस्त, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं हम फोकस के साथ, ठीक है ना। आधे घंटे 45 मिनट दे रहे हैं तो थोड़ा फोकस के साथ हम दे देते हैं, फिर देखेंगे जी आगे क्या करना है। जो भी इंजॉयमेंट होगा वो बातें कर लिया जाएगा, हम लोग अभी करते हैं, क्या दिक्कत है। अगला आता है गैस के आदर्श नियम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैं कह सकता हूं कि आदर्श समीकरण या आदर्श नियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार गैस का आदर्श नियम वह समीकरण है, गैस का जो आदर्श नियम है, गैस का आदर्श नियम है वह एक क्या है, वह समीकरण है जो किसी गैस का जो दाब होता है, आयतन होता है, तापमान होता है और मात्रा के बीच संबंध को एक साथ व्यक्त करता है। समझ रहे हैं, मतलब गैस का आदर्श नियम है वो एक क्या है, वो एक समीकरण है, वह एक समीकरण है जो क्या व्यक्त करता है, जो किसी भी कोई भी गैस है तो किसी भी गैस का दाब को, आयतन को, तापमान और इसकी गैस की मात्रा, इन सभी को एक साथ क्या करता है, एक साथ व्यक्त करता है, मतलब दर्शाता है जी। समझ रहे हैं। तो और यह नियम गैसों के सभी मूल नियम का क्या है, संयुक्त रूप होता है। मतलब सिंपल से ये बात बताया गया कि आदर्श गैस का आदर्श नियम है, वो गैस का आदर्श नियम वो एक ऐसा समीकरण है ना जो किसी भी गैस का दाब, आयतन, तापमान और उसकी मात्रा का मात्रा को संयुक्त रूप में, संयुक्त मतलब एक साथ व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो यह नियम व्यक्त करता है और यह जो नियम है ना वो गैसों के सभी मूल नियमों का, ठीक है ना, व्यक्त संयुक्त रूप होता है। मूल मतलब बेसिक नियमों का भी संयुक्त होता है, एक साथ इकट्ठित रूप होता है।
या इसी को हम सिंपल सा कहें तो इसको हम और भी सिंपल, ये तो या तो आप ये समझ के हैं तो यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिए, या इसको और सिंपलीफाई करके एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी आदर्श गैस के लिए दाब, आयतन और परम ताप का गुणनफल एक निश्चित संबंध का पालन करता है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा समीकरण है वो हम बता दे रहे हैं। अच्छा, इतनी बात समझ गए ना कि आदर्श गैस, आदर्श जो गैस होता है तो आदर्श गैस के लिए जो दाब होता है, आयतन होता है, परम ताप होता है और जो मात्रा होती है, इनका गुणनफल एक निश्चित संबंध का पालन करता है, एक निश्चित संबंध का या समीकरण का पालन करेगा। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको इरेज करना जरूरी है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहां पर आदर्श गैस नियम में हमें एक समीकरण यहां पे दर्शाया गया जो है PV = nRT। तो ये हमें एक समीकरण यहां पे दिया गया जहां पर ये की क्या है, तो यहां पे सबसे पहले PV क्या है इसको मैं लिख देता हूं। P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, N क्या है, संख्या है, यहाँ पे हमारा R क्या है, गैस नियतांक है, T क्या है, परम ताप है। तो इसको मैं लिख देना चाहूँगा, इसको हम लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पे P क्या है, P क्या है, गैस का दाब, यहाँ पे V क्या है, गैस का आयतन, यहाँ पे N क्या है, तो N है हमारा गैस की मात्रा, यहाँ पे R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप। ठीक है ना, तो ये आपको ये सभी चीजें याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपल सा हमें यही बात बताया गया कि कोई भी आदर्श गैस के लिए जो दाब होता है, कोई भी आदर्श गैस के लिए जो दाब होता है, आयतन होता है और परम ताप होता है, इनका गुणनफल का एक निश्चित संबंध का पालन करता है। यही एक निश्चित संबंध है। तो बस इतना ही तो आपको लिखना है। नहीं लिख देंगे जी, बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल आप सभी कर सकते हैं ये चीजें। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना ही सब तो करना था, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं है। 3 हमने नियम देख लिए ना, चौथा हमारा नियम आ जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में। हम इतना ही जानेंगे जितना आपको जानने की आवश्यकता है और जितने में आपका काम हो जाए उतना ही हम जानेंगे, क्योंकि उतना हम डीप में अगर चलने लगे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दें तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो यहाँ पे आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को स्पष्ट कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, तो ऊर्जा न तो, देखिए ऊष्मागतिकी के आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आप थोड़ा सा और बड़ा अगर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ये बातें आपने सुना होगा, ये बात सही है। ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, ठीक है ना, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, तो ऊष्मा कह दे या ऊर्जा कह दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ऊर्जा होता है या ऊष्मा होती है, ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि जो ऊर्जा है इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या करते हैं, केवल हम बदल सकते हैं। एक रूप से क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही तो बात, यही प्रथम नियम है हमारा। नहीं बोल देंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सिंपल सा है। आशा करता हूं आप बोल देंगे, इरेज कर दे रहे हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि किसी तंत्र की दी गई ऊष्मा 2 भागों में बांटा गया है।
किसी तंत्र की दी गई जो ऊष्मा होती है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा होता है तंत्र द्वारा किया गया कार्य। तो किसी भी ऊष्मा को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इस दो भागों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला, यहाँ पे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हमें एक समीकरण दिया गया है और वो समीकरण है Q = डेल U प्लस W, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल U W ये सब क्या है, तो ये तो आप यहीं से जान गए होंगे कि डेल U क्या है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, और W क्या है, तंत्र मतलब सिस्टम द्वारा किया गया कार्य है। और ये क्या है, सिस्टम मतलब तंत्र की दी गई ऊर्जा है। तो यहाँ पे Q का नीचे में लिख दे रहा हूं, ये क्या है, तंत्र, तंत्र को दी गई ऊष्मा है, तंत्र को दी गई ऊष्मा है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला आता है अर्थात। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दी गई ऊष्मा तंत्र को आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने तथा कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। मतलब दी गई जो ऊष्मा तंत्र होता है, दी गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए तथा कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है जी, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं समझ गए होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की या प्रेशर लेने का आवश्यकता नहीं है। इतना आपको याद कर लेना है, इतना याद करेंगे बहुत है। धीरे धीरे हम एक एक करके जानते हुए, समझते हुए, सीखते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना। बाय बन्नी, आइए आपको छोड़ दें, आइए चलिए बाय। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से। छोटी सी बच्ची है, उसको पहले पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, बोलेंगी कुछ भी, आवाज़ वो बोलेंगी तो आएगा ही। तो इसलिए अच्छा है कि उनको थोड़ा सा कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो घर में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बच्ची अब क्या ही जानती हैं, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। चलिए अगला आता है हेंस का नियम क्या है, क्या कहता है। तो हेंस का नियम क्या है, इसको लिखना है हमें। तो बहुत ही बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो समझ लेते हैं। हेंस का नियम आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें देखकर समझना है, घबराना नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं आपको सिंपल में भी एक चीज़ें बताऊँगा कैसे आप लिख सकते हैं। पहले सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हेंस का जो नियम है, हेंस का नियम रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण ऊष्मा रसायन संबंधित नियम है। तो ये बताइए, आप समझ गए ना, हेंस का जो नियम है वो रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण ऊष्मा रसायन से संबंधित नियम है। ऊष्मा रसायन, हेंस का जो नियम है वो ऊष्मा रसायन से संबंधित एक नियम है। जिससे क्या होता है, जिसे वैज्ञानिक जर्मन हंस ने प्रतिपादित किया था। जिसे कौन से वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक जर्मन हंस हैं उन्होंने प्रतिपादित किया था। यह नियम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले उसके परिवर्तनों को समझाने में सहायता करते हैं। मतलब क्या करता है, ये जो हेंस का नियम है, तो यह नियम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले उसके परिवर्तन, होने वाले जो परिवर्तन है ना, परिवर्तनों को समझाने में सहायता करता है। कि यहाँ से मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझाने में ये सहायता करता है। ठीक है, ये थोड़ा हमने समझाने के लिए अच्छे से आपको बता दिया। फिर भी यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये इतना अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा विशेष का जरूरी नहीं है। आपका मोस्टली ये है कि यहां से ये लिखना, ये लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मोस्टली हेंस का नियम है। तो क्या लिखा गया है, इस नियम के अनुसार, मतलब हेंस के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का कुल ऊष्मा परिवर्तन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कुल ऊष्मा परिवर्तन उसे मार्ग पर निर्भर नहीं करता, उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता जिससे अभिक्रिया होती है, बल्कि केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। बात समझे, ये क्या बातें कहा जा रहा है,
बहुत ही डीप बातें यहाँ पे कह दिया गया है, बहुत ही डीप बातें, अगर आप समझेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें ये बातें कहा गया, यहाँ पे हमें कहा गया, एक बार और मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर हम बताएंगे आपको। कहा गया थोड़ा समझने का प्रयास करिएंगे आप सभी। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, मतलब हेन्स के नियम के अनुसार, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कुल ऊष्मा परिवर्तन है, कुल जो ऊष्मा परिवर्तन है, मतलब टोटल, हम कह सकते हैं टोटल, यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ टोटल, H मतलब ऊष्मा है और टोटल को TO, तो यहाँ पे टोटल हमने इस तरीके से लिख दिए। ठीक है ना, तो ये हमारा कुल, देखिए कुल है, टोटल मतलब कुल ऊष्मा परिवर्तन है, डेल मतलब परिवर्तन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का कुल ऊष्मा जो परिवर्तन होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कुल ऊष्मा जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता, उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता जिससे अभिक्रिया होती है। ठीक है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, बल्कि केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे कि प्रारंभिक अवस्था क्या है, जैसे कि H1 से शुरू हो रहा है, फिर डेल S2 हो जाएगा, फिर डेल S3 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता हुआ चला जा रहा है। तो ये अंतिम, प्रारंभिक से अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको समझ में ये आ जानी चाहिए। बस इतनी बात मैं कह रहा हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कुल ऊष्मा परिवर्तन जो होता है वो उसके प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्था है उस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता कि वो अभिक्रिया किस मार्ग में चल रहा है, आगे की दिशा में चल रहा है या पीछे की दिशा में चल रहा है। तो वही बात कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कुल ऊष्मा परिवर्तन, कुल ऊष्मा परिवर्तन उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता कि जिससे अभिक्रिया होती है, उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता जिससे अभिक्रिया होती है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, बल्कि केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, अंतिम जो अवस्था होगी उस पर निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो यही चीजें तो आपको लिखनी है जी, यही लिखकर, इतना लिखकर ये लिख देना है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये आपको जरूरी, ये लाइन बहुत जरूरी नहीं है, हाँ बशर्ते आप लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये लाइन लिखकर, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, तो इतना लिखकर फिर ये लिखेंगे। अगर आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप चुपचाप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे लाइन, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा प्रेशर भी मैं नहीं दूंगा आप सभी पर। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहना पड़ेगा दोस्त, ले लीजिएगा। चलिए मैं कह भी देता हूं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अगला हमारा आता है 16 नंबर, 60 हमारा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है गैलू-शेक का नियम क्या है, मतलब गैलू-शेक का नियम लिखिए। अब गैलू-शेक का नियम क्या है, तो फिर से मैं कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक अगर आप लिखते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में भी कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है, परंतु मोस्टली जो नियम है ये हमारा यहां से यहां तक यही हमारा मेन है। परंतु समझिए यहां पे क्या बातें कहा गया, कह रहा है कि गैलू-शेक का नियम क्या है, तो गैलू-शेक का नियम गैसों के व्यवहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है। क्या है, गैलू-शेक का जो नियम है वो गैस किस प्रकार व्यवहार करता है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है। इसमें क्या होता है, जिसे वैज्ञानिक जोसेफ लुई गैलू-शेक ने प्रतिपादित किया था, जिसे वैज्ञानिक जो जोसेफ लुई गैलू-शेक ने क्या किया था, प्रतिपादित किए थे। ठीक है ना, उसके बाद मतलब ये नियम किसने दिया था, इनका टोटल नाम है जोसेफ लुई गैलू-शेक ने नाम है, तो इन्होंने ये नियम दिया है, प्रतिपादित किया है। और यह नियम बताता है, यह नियम क्या हमें बताता है, गैलू-शेक का नियम हमें ये बताता है कि तापमान बदलने पर गैस का दाब में किस प्रकार परिवर्तन होता है। मतलब अगर कोई भी गैस का अगर तापमान बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, तो गैस के दाब पर, प्रेशर पर क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, यही हमें बताता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ ही रहे होंगे कि अगर तापमान बदलेगा तो गैस के दाब पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताता है हमें। चलिए वो चीजें, आशा करता हूं आपको ज्यादातर ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी।
अगर पहली बार ये सभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर 100 में से 80% भी समझ में आ रहा है ना, तो आप समझिए 100% ही आपको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार दोस्त ज्यादा समझ में नहीं आता, पर अगर आपको आ रहा है 80% भी, अगर 100 में 100% नहीं भी आ रहा है, 80% आ रहा है, तो समझिए आपको बहुत आ रहा है। ठीक है ना, ये बातें हैं। आप धीरे धीरे समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, सब समझ में आएगा। अगला हमारा, अब इसी में अब हमारा मेन नियम जो स्टार्ट होता है, तो गैलुसेक नियम के अनुसार हमें एक लाइन में क्या बताया गया था कि इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी निश्चित मात्रा की गैस का जो दाब होता है, किसी निश्चित मात्रा पर गैस की जो दाब होता है, उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। उसका जो परम ताप होता है इसके सीधे समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज बताया गया, गैलुसेक के नियम में हमें बताया गया कि नियत आयतन होना चाहिए। मतलब जो आयतन होगा वो एक नियत होगा कि इतना ही आयतन है तो इतने, तो नियत आयतन में किसी भी गैस के लिए जो दाब होता है वो उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। तो आशा करता हूं आप बोल देंगे। ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे ना, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो तापमान अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर दाब, किसी भी गैस का दाब घटाते हैं तो तापमान भी अचानक से अपने आप ही घट जाएगा। यही तो है जी, समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहेंगे। ये हमारा P हो गया। ये हमारा समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे के नियतांक आता है, ये T है तो T लिख दिए। T इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो इधर आकर हमारा भाग करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, K इक्वल टू P बाई T हो जाएगा P, और ये T इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो P बाई T हो जाएगा इंटू K हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे। यहाँ पे ये K क्या है, तो K क्या है जी, K एक नियतांक है। ये आप याद रखेंगे। K क्या है जी, कांस्टेंट है, नियतांक वैल्यू है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इसमें भी अगर हमसे कोई कह दे अगर दो अवस्था हो तब, तो यदि, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि यदि दो अवस्था हो तब, यदि दो अवस्था हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो अवस्था होना तो P1 बाई T1 जो होगा वो P2 बाई T2 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। यदि दो अवस्था हो तो पहले गैस का जो दाब है और पहले गैस का जो तापमान है उसका अनुपात जो होता है वो दूसरे गैस के दाब और तापमान के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि दो गैसें होंगी तो तब ये प्रक्रिया होगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है दोस्त, क्या बात है, स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है। यही तो रहन होना चाहिए, यही आप सभी में अच्छी आदतें होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, और जो नहीं नोट डाउन कर रहे हैं वो कम से कम स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं। हाँ, अच्छा ये रहता कि आप स्क्रीनशॉट ना लेकर, आप अच्छा होता कि वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते हुए साथ चलते तो और बेटर होता। बट कम से कम स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। आप, मैं ये कहूँगा, सुबह में आप रिवीजन कीजिए, लर्न कीजिए, याद कीजिए, और रात को केवल पढ़ाई कीजिए। अगला हमारा आता है आयनीकरण ऊर्जा का नियम लिखिए। अब आयनीकरण ऊर्जा का नियम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या बातें बताएं। क्या हमने इसमें बताया है कि आयनीकरण ऊर्जा के नियम के अनुसार कहें या इस नियम के अनुसार कहें, दोनों बात एक ही है। तो हमने क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अवस्था में स्थिर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? मतलब आयनीकरण ऊर्जा का नियम में बताया गया कि इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अवस्था में स्थिर उदासीन परमाणु, कोई भी गैसीय अवस्था है, ठीक है ना, तो किसी गैसीय अवस्था में स्थिर उदासीन जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु है, तो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, परंतु ये जो परमाणु है, ये दो चीजें, ये कोई भी, ये एक परमाणु है। अब इस परमाणु की दो खासियत है। सबसे पहली बात, ये जो परमाणु है ये स्थिर होना चाहिए।
दूसरा उदासीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी यहां पे क्या बताया गया कि किसी, ये जो गैसीय परमाणु है ये हमारा क्या है, गैसीय परमाणु है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है तो कोई गैसीय परमाणु है, तो किसी गैसीय स्थिर उदासीन परमाणु, किसी गैसीय स्थिर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, जितनी हमें कम से कम ऊर्जा की, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी को आयनीकरण ऊर्जा का नियम वही है जी हमारा। यही बात हमें बताया गया है, उसी को आयनीकरण, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही हम आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में मैं आपको बता दूं तो आयनीकरण ऊर्जा के नियम में आयनीकरण ऊर्जा का ही परिभाषा बताया गया है। एक बार और सुन लीजिए, किसी स्थिर उदासीन परमाणु, मतलब किसी गैसीय स्थिर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। यही इस नियम में बताया गया है। तो बताइए, इतनी बात आप खुद नहीं बोल देंगे जी, इसमें कुछ कहना है? बिल्कुल नहीं कहना है। तो ये बोल दीजिएगा प्रवृत्तीय नियम क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। मतलब आवर्त सारणी में यदि हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से क्या करते हैं, दाएं जाते हैं, अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी बात, समूह में ऊपर से याद रखेंगे नीचे जाने पर, अगर हम ऊपर हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर हैं नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर जाने पर क्या होता है, आयनीकरण ऊर्जा घटती है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा अगला हमारा आता है 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है तो ये समझिएगा, मोस्टली यहाँ पे बातें आपको समझनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक J.A. न्यूलैंड, इनका नाम क्या था, J.A. न्यूलैंड था। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक J.A. न्यूलैंड ने सन 1864 ईस्वी में यह नियम दिया था। इतनी बात समझ के अब इस नियम के अनुसार क्या बात बताया गया, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यदि कोई भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी तत्व हैं, तो कोई भी तत्वों को, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो इस तरीके से कोई भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्वों के गुणों में समान होगा। प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्वों के गुणों में समान होगा। जैसे सपोज डेट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये हमारा 8 7 हो गया ना, फिर से यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, फिर 9 10 11 12 13 14, फिर यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हमें ये बातें कहा गया, फिर 16 हो जाएगा, फिर 17, फिर 18 19 20 21। देखिए हम आपको समझाना क्या चाहते हैं बाबू, समझिएगा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो देखिए ये बढ़ते हुए हमने क्रम में रखा है, तो कहा जा रहा है कि अगर परमाणु द्रव्यमान के अगर बढ़ते हुए क्रम में रखें तो प्रत्येक जो पहले तत्व होता है ना, तो प्रत्येक जो, देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुण में समान होगा। मतलब प्रत्येक 8वां तत्व क्या है, ये एक 8वां तत्व है, तो ये 8वां जो तत्व है वो पहले तत्व के गुण में समान होगा। अब यहां से फिर से 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, देखिए अगर यहां से हम देखें तो फिर ये हमारा गुण में समान होगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए इन तीनों का गुण इक्वल होगा, फिर इन तीनों का गुण इक्वल होगा, फिर हम कहेंगे तो इन तीनों का गुण इक्वल होगा, फिर हम कहेंगे तो इन तीनों का गुण इक्वल होगा। मतलब प्रत्येक पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के इक्वल होगा, क्योंकि पहला ये है तो इसका जो गुण होगा
वही आठवें का गुण होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां यही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका गुण इक्वल हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताइए इसका गुण किसके बराबर होगा, तो यहीं से 8वां नंबर जो आएगा उसी के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ रहा है, तो ये जो 4 है ये इसके गुण के बराबर होगा। तो यही बात कहा गया था कि प्रत्येक 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के गुणों में समान होगा। आशा करता हूं समझ के होंगे। इस नियम को हम अष्टक नियम कहा जाता है। इस नियम को ना न्यूलैंड का अष्टक नियम या ओनली अष्टक नियम भी कहा जाता है। कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि यह संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा प ध नि सा, ठीक है ना। देखिए एक 7 स्वर होता है, सा रे गा म प द नी, अब फिर सा ही आएगा, फिर सा रे गा म प द नी, फिर सा रे गा म प द नी। तो ये आता है ना, सा रे गा म प द नी, फिर सा रे गा म प द नी सा, फिर सा रे गा म प द नी सा। तो इसी तरीके से सा रे गा म प द नी, और नी से फिर से सा रे गा म प द नी सा, रे गा म प द नी। तो ये आ रहा है ना, प्रत्येक 7 स्वर के बाद फिर 8वां जो स्वर आएगा वो पहले स्वर से मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार प्रत्येक 8वां जो होगा वो पहले स्वर से मिलेगा। वैसे ही तत्व जो है वो गुणों में समान होंगे, यही बात कहा गया था। और इसी तरीके से 8वें स्वर के जैसा ही होगा, ये बात कहा गया है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें जो हैं, ये जो हमने बात आपको समझाया है, ये आपको समझ में आ गया है। जैसे हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे नहीं समझाया है, ये तो हमने उदाहरण ऐसे ही देकर समझा दिए हैं। अगर आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा तो ये एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसका उदाहरण आप लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम तत्व को, अगर जो तत्व है उसको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो अगर हम रखते हैं तो जैसे कि हमने उस समय पर तत्व जो ज्ञात थे, लिथियम था, बेरिलियम था, Be, बोरान था, फिर कार्बन था, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मतलब F था, Na था, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम। ये देखिए, ये हमारे उस समय पर ज्ञात जितने तत्व थे, तो उसमें से हमने कुछ तत्वों को लिया है, कुछ तत्वों को, और इन सभी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको सभी को रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि प्रत्येक, जो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के गुणों में समान होगा। अगर किसी का भी गुण अगर मतलब इसका जो गुण होगा ना वो इसके गुण से इक्वल होगा। जैसे अगर कोई भी हमसे पूछ दे कि ये बताइए तब नाइट्रोजन का गुण किससे मिलेगा, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे मिल रहा है, तो इसका जो गुण होगा वो इसके गुण से इक्वल होगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया ये बता दीजिए कि आपका जो कार्बन है इसके किससे मिलेगा, तो कार्बन का जो गुण होगा कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिलिकॉन से यहाँ से मैच करेगा। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें क्या किया गया है, ये लाया गया है जी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक 8वां जो तत्व होगा वही उसके गुणों के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला, इस नियम की सीमाएं क्या है, कहां तक लिमिटेशन है, इसकी कमियां क्या है वो जान लेते हैं। तो सीमाएं, लिमिटेशन क्या है, तो यह नियम केवल हल्के तत्व जैसे कैल्शियम पर लागू हुआ। यह नियम कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ था, यही याद रखेंगे। कैल्शियम के बाद, मतलब हमारे आवर्त सारणी में कैल्शियम जो 20 होता है उसके बाद तत्व ये लागू नहीं हो पाया, तो वही लिखा गया कैल्शियम के बाद यह तत्व, मतलब कैल्शियम के बाद के तत्व इस नियम का पालन नहीं करते हैं। कैल्शियम के बाद के जो तत्व है ना वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला, नए तत्वों की खोज के बाद यह नियम असफल हो गया, क्योंकि नए तत्व जैसे जैसे खोज होने लगे तो ये नियम काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना। अगला, यह नियम में, मतलब इस नियम में तत्वों को जबरन फिट किया गया है जिससे कम गड़बड़ हो सके।
मतलब इस तत्वों मतलब इस नियम में जो तत्वों को ना जबरन फिट किया गया है कि इसका गुण इसके बराबर ही होगा, जबरदस्ती फिट किया गया है, तो यही जिससे कि कम गड़बड़ हो सके। तो ये इसका कमियां हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है दोस्त, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कम ही स्टूडेंटों को समझ में आता है, पर समझेंगे तो आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया में संपूर्ण ब्रह्मांड की अव्यवस्था या एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। सिंपल सा यही तो है जी, एक लाइन का है। मतलब इस नियम के अनुसार किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया में, कोई भी संभाविक हम कह सकते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अव्यवस्था है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अव्यवस्था है या जो एंट्रोपी है हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है ना, हमेशा बढ़ती है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए इस नियम को, तो इस नियम के अनुसार बताया गया कि ऊष्मा अपने आप ठंडे शरीर से गर्म शरीर की ओर नहीं जा सकती। समझ रहे हैं, ऊष्मा अपने आप ठंडे शरीर से गर्म शरीर की ओर नहीं जा सकती। ठीक है, दूसरी बात कि किसी प्रणाली में ऊर्जा का उपयोग 100% कार्य में नहीं किया जा सकता, कुछ हमेशा वस्तु के रूप में खो जाती है। मतलब अगर 100% ऊष्मा है या ऊर्जा है तो हम उसको 100% यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम करेंगे ना तो कुछ ऊर्जा होगी, वो रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होगी तो उस समय पर वो हानि हो जाती है, निकल जाती है। तो यही बात है जी, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो एक बार पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी जब डीप में आप पढ़े हुए होंगे, जिसको जैसे नहीं पता है कि स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की अव्यवस्था या एंट्रोपी क्या होता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहूँगा याद कर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है। क्या बात है, आगे बढ़े। अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है, अंतिम लास्ट है, देख लेते हैं जी। और इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे आपको, द्रव्यमान क्रिया का नियम। अब द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है समझ लेते हैं जी। यहाँ पे लिखना, ऐसा करना चाहिए ना, द्रव्यमान क्रिया का नियम। अब द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर या जो वेग होता है, वो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है या जो दर होता है ना, ठीक है, वो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अगर आपको हम समझाएं तो इस नियम के अनुसार हमें बताया गया कि यदि ताप जो है, ताप है, तो अगर ताप क्या हो, स्थिर हो, तो यदि ताप क्या हो, स्थिर हो, तो अगर इस नियम के अनुसार यदि ताप स्थिर हो, यदि ताप निश्चित हो, तो उस समय पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया हम मान लेते हैं कि AA प्लस BB = C, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों के, अभिकारक इधर वाला अभिकारक होता है, इधर वाला उत्पाद होता है। तो अभिकारक कौन है, तो अभिकारक हमारा A है और B है। तो अभिकारकों के कोष्ठ में बंद करेंगे तो सांद्रता कहेंगे। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और याद रखेंगे इनका घात जो A और B हम यहाँ पर लिखते हैं। तो याद रखेंगे यही बात कहा गया है कि यदि, मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया है कि
द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार निश्चित या स्थिर तापमान पर या निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाकर लिखें, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल का चिन्ह आएगा तो के हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक, ये हमारा क्या हो जाएगा बी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जहां पर ये आप याद रखेंगे के क्या है, तो के हमारा दर स्थिरांक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। केवल ये समीकरण आपको लिख देना है। यही बात कहा गया है कि देखिए यहाँ पे यही बात कहा गया है, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, निश्चित या स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रता, यह अभिकारक है ना, तो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। हो गया ना। तो यही बात है जी। तो सबसे पहले तो मैं दिल से आप सभी को सैल्यूट करता हूं, आपके लिए दिल से मैं ताली बजाता हूं, क्योंकि आप सभी ने वैसा काम भी किए हैं दोस्त, आप सभी ने वैसा काम किया है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करना ये बहुत ही बड़ी बात है, और सभी स्टूडेंट ऐसा कर भी नहीं पाते हैं, मैं जानता हूं। तो इसलिए मैं दिल से आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैं आपको बता दूं आज आपका हमने क्या क्या करा दिया है, तो आप सुन लीजिएगा, आगे क्या वीडियो मिलेगा ये भी जान लीजिए। आपको हमने क्लास 11th जो केमिस्ट्री है, क्लास 11th केमिस्ट्री है, तो क्लास 11th केमिस्ट्री में हमने आपको पहली बात तो परिभाषा के लिए हमने 3 वीडियो बनाया है। 3 वीडियो हमने बनाया है, एक पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों वीडियो में हमने लगभग 3 वीडियो मिलाकर 45 महत्वपूर्ण परिभाषा को कराए हैं। नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा परिभाषा का, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा, आपके महत्वपूर्ण नियम हमने करा दिए। अब नियम पर कितने वीडियो आए हैं जी, तो नियम पर 2 वीडियो आए हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो इस नियम जो है ये हमारा 20 नियम जो हमने कराए हुए हैं, 20 नियम को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराए हैं। पार्ट 1 में 10 नियम, पार्ट 2 जो देख रहे हैं इसमें 10 नियम, तो ये हमने करा दिए। अब आपका आने वाला क्या है, अब आपको हम लाएंगे सिद्धांत। अब हम चाहते हैं कि एक वीडियो लाएं जिसमें पूरी तरीके से सिद्धांतों को कंप्लीट करा दें। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि सिद्धांत पर वीडियो आए तो आप सभी को कमेंट में बताना है, क्या लिखना है, पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के महत्वपूर्ण जितने सिद्धांत है वो सब हम करा देंगे। तो लिखना क्या है, आप लिखिएगा क्लास 11th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सिद्धांत पर वीडियो लाइए। बस इतना आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर सच में 51 स्टूडेंट अगर सीरियस होकर कमेंट कर देते हैं, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं, दिल से मैं कह रहा हूं कि आप सभी के लिए हम रेगुलर कंटेंट लाएंगे, कल ही हम लेकर आएंगे, बशर्ते आप सभी प्यार और सपोर्ट दिखाएं, मेहनत करें। हाँ, मैं सीधी बात करूंगा, चैनल पे नए होंगे दोस्त, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्री में हम कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा दोस्त, बिल्कुल कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जाइए, बिल्कुल ये लिखना ना भूलिएगा, तो ये जरूर चीजें लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।